Hello friends, I am Dr. Veena Patel and today I gonna teach you Longinus on the Sublime. Okay, so keep watching. After Plato and Aristotle, the greatest Greek critic was Longinus, probably of the 3rd century AD. He is the first Romantic critic, and his treatise on the Sublime is a very valuable work of literary criticism. प्लेटो और एरिस्टोटल के बाद अगर कोई दूसरे महान क्रिटिक आते हैं तो वे हैं ग्रेटेस्ट ग्रीक क्रिटिक लॉन्जाइनस। वह 3rd सेंचुरी एनो डोमिनी के दौरान हो गए हैं। लॉन्जाइनस एक पहले रोमांटिक क्रिटिक है और उनकी एक बुकलेट, हम उसे ट्रीटाइज के नाम से भी जान सकते हैं। ट्रीटाइज और बुकलेट सिमिलर है। तो उनकी एक बुकलेट ऑन द सबलाइन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बहुत ही मायने रखती हैं। आज हम उसी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। In his days, the aim of literature was considered to be to instruct as directed by Plato, to delight as pointed out by Aristotle, and to persuade as suggested by the rhetoricians. उनका जो समय था ना, उस दौरान लिटरेचर के बारे में जो बोला जाता था, जैसे कि हमने यहाँ 3 क्रिटिक्स ने क्या बोला था वो साइट किया हुआ है, जैसे कि टू इंस्ट्रक्ट, टू डिलाइट एंड टू परसुएड। टू इंस्ट्रक्ट वर्ब प्लेटो को लीड करता है, हमें प्लेटो की याद दिलाता है। टू डिलाइट एरिस्टोटल को, और टू परसुएड सारे रेटोरिशियंस को लीड करता है। प्लेटो ने कहा था कि भाई लिटरेचर जो भी हो, पर वो रीडर्स को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, सिखाना चाहिए कुछ न कुछ। मतलब ये कि लिटरेचर उसके रीडर्स को कुछ न कुछ बस सिखाता होना चाहिए। फिर उनके ही शिष्य एरिस्टोटल आए और उन्होंने अपना ओपिनियन रखा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिटरेचर तो टू डिलाइट होता है, आनंद देने के लिए होता है। तो बस लिटरेचर आनंद देने के लिए ही होना चाहिए। और उनके बाद कुछ रेटोरिशियंस आए। रेटोरिशियंस का मतलब होता है अलंकार शास्त्री, जो फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज अच्छी तरह से करना जानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई लिटरेचर जो है वो परसुएड करता है, यानी कि समझाता है डिटेल्स में। तो उनके अकॉर्डिंग लिटरेचर समझाता रहना चाहिए। तो किसी भी वर्क ऑफ आर्ट में सबलाइम क्या होता है? ये होता है लिफ्टिंग आउट ऑफ वन सेल्फ। रीडर अगर पढ़ते पढ़ते अपने आप में ही किसी पराकाष्ठा की ओर बढ़ते चला जाता है, तो उस क्वालिटी को, उस वर्क ऑफ आर्ट की सब्लिमिटी बोला जाएगा, क्योंकि वो क्वालिटी उत्कृष्ट होती है, श्रेष्ठतम होती है। ठीक है। Longinus was also a rhetorician himself, and thus he knew all these functions of literature. Yet, when he came to discuss poetry, he found something missing. He felt that the highest type of poetry has the effect not of mere instruction, pleasure, or persuasion, but of transport. This effect of lifting out of oneself accounts for the quality of sublimity in a work of art. लॉन्जाइनस खुद भी उन्हीं रेटोरिशियंस ग्रुप के एक लीडिंग मेंबर थे। सो वह ये सारे लिटरेचर के फंक्शंस को अच्छी तरह से जानते थे। फिर भी जब उन्होंने पोएट्री को डिस्कस किया, तब उन्होंने देखा कि कुछ न कुछ मिसिंग है इसमें। इन सारे फंक्शन में अभी कुछ तो मिसिंग है।
उन्होंने महसूस किया कि जो अच्छे से अच्छी पोएट्री है उसमें ना सिर्फ इंस्ट्रक्ट करने की, ना सिर्फ प्लेजर देने की या ना सिर्फ परsuade करने की शक्ति होती है, बल्कि उसमें तो रीडर्स को पढ़ते पढ़ते किसी एक दुनिया से या जगह से दूसरी दुनिया या जगह तक उठा के ले जाने की भी शक्ति होती है। और इस काल्पनिक शक्ति को सब्लिमिटी कहा जा सकता है। The Greek word sublime is generally paraphrased into English as height or elevation. The ultimate function of literature and its ultimate justification, according to Longinus, is to be sublime and to have on its readers the effect of transport or ecstasy that sublimity has. Sublime एक ग्रीक वर्ड है। इंग्लिश में जनरली हम उसे हाइट या एलिवेशन बोलते हैं। लॉन्जाइनस के अनुसार लिटरेचर का अल्टीमेट फंक्शन उसका सबलाइम यानी कि उत्कृष्ट होना है। एक ऐसी उत्कृष्टता जिसे पढ़ के रीडर भावों में बह जाता है, वो भूल जाता है कि वो क्या है और कहाँ पहुंच चुका है, वो उस लिटरेचर में समा जाता है। सब्लिमिटी ये है। A work of genius does not aim at persuasion but aims at ecstasy. For persuasion mainly depends upon ourselves, whereas there is no fighting against the supremacy of genius. The sublime effect of literature is attained not by arguments, but by revelation or illumination. It appeals not through reason, but through we should call imagination. जब किसी जीनियस का वर्क ऑफ आर्ट होता है तो वो हमें समझाने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि सीधा उस आनंद की ओर ले जाता है जो सर्वोत्तम है। पर्सुएशन तो हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है। एक अच्छा लिटरेचर हमें क्यों परसुएट करने लगे। लिटरेचर में सबलाइम इफेक्ट कदापि आर्ग्यूमेंट से नहीं पाया जाता है, वो तो दिखाना पड़ता है। लिटरेचर में उसे प्रोवाइड करना पड़ता है लेखक को। दूसरी बात, लिटरेचर में सबलाइम इफेक्ट तर्क या बुद्धि से नहीं बल्कि इमेजिनेशन से आता है। सबलाइम के दो सोर्सेस हैं। एक है ऑथर में नेचुरल गिफ्ट्स का होना और दूसरा है ऑथर में आर्टिस्टिक एबिलिटीज का भी उपस्थित होना। नेचुरल गिफ्ट्स में क्या होता है? नेचुरल गिफ्ट्स में ये होना चाहिए, नंबर 1 पावर ऑफ फॉर्मिंग लॉफ्टी थॉट्स एंड नंबर 2 पावरफुल एंड इंस्पायर्ड पैशन। ये दो सबसे पहले होना चाहिए। दूसरा, आर्टिस्टिक एबिलिटीज में क्या होता है? उसमें तीन चीजें आप ख्याल रख लो कि तीन चीजें का होना बहुत जरूरी है आर्टिस्टिक एबिलिटीज में। ए, लैंग्वेज एंड फिगर्स ऑफ स्पीच को प्रॉपर यूज करने की शक्ति होनी चाहिए ऑथर में। बी, ऑथर के पास अच्छे से अच्छे पसंदीदा शब्दों का नोबल डिक्शन होना चाहिए जिसे वह यूज कर सके। मेटाफर्स होने चाहिए और विस्तृत से भाषा के माध्यम से समझाने की शैली होनी चाहिए। सी, ऑथर का राइटिंग डिग्निफाइड होना चाहिए और अच्छी तरह से वर्णन की गई शैली में होना चाहिए। इस तरह किसी भी वर्क ऑफ आर्ट में सबलाइम का होना यानी कि ऑथर में ऐसी क्वालिटी होना, क्वालिटी ऑफ नेचर एंड आर्ट का अविभाजित होना, उसे सब्लिमिटी कहते हैं। Sublimity presupposes a reading public which has read much and has read also with effort. It is only for such readers
that the power of literature is to move becomes a test of high quality. A passage is sublime when it makes the utmost demand on our attention. The sublime in literature is an outcome of a happy harmony between creative genius, imagination, and mastery of technique. Greek literature has the power of exciting and arousing the reader not only once but repeatedly. Moreover, it should produce this impression among men of different pursuits, lives, ambitions, ages, and languages. फ्रेंड्स, एक बात मुझे इस दौरान याद आती है कि हमारे वेदों की ऋचाओं में इतनी ताकत है कि कहा जाता है कि वह अपने असली रीडर को पसंद करती है, चुनती है खुद कि ये रीडर ही उन्हें पढ़ पाएगा। बिल्कुल उसी तरह यहाँ हमें ये कहने में कोई झिझक महसूस नहीं होती कि सब्लिमिटी जो है वो भी अपना रीडिंग पब्लिक पहले से ही तय कर रखती है कि कौन उसे पढ़ पाएगा। सब्लिमिटी वाले लिटरेचर को वही पढ़ सकता है जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ रखा है और जो अच्छे प्रयत्नों के साथ पढ़ते हैं। ये सब्लिमिटी ऐसे रीडर्स के लिए ही है और वो टेस्ट ऑफ हाई क्वालिटी करती रहती है रीडर्स में। कहने का मतलब है कि जो अच्छा पढ़ा लिखा है और कुछ पाने के प्रयत्नों के साथ पढ़ता है वही सब्लिमिटी पा सकता है लिटरेचर में। लिटरेचर में जिस पैराग्राफ में सब्लिमिटी होती है वो हमारा यानी कि रीडर्स का ध्यान चाहती है। बिना ध्यान रीडर्स सब्लिमिटी महसूस नहीं कर सकते हैं। लिटरेचर में सब्लिमिटी एक ऐसा परिणाम है जो क्रिएटिव जीनियस, इमेजिनेशन और मास्टरी ऑफ टेक्निक से एक साथ होकर बनता है। ग्रीक लिटरेचर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो रीडर्स में एक बार नहीं बल्कि बार बार एक्साइटमेंट अराउज करता है। ये है सब्लिमिटी। और इस तरह की इम्प्रेशन तरह तरह के लोगों में प्रोड्यूस कर सके वही सब्लिमिटी है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही टाइप के रीडर में सब्लिमिटी प्रोड्यूस होती हो, गरीब हो या धनवान, चाहे कोई भी व्यवसाय करता हो, चाहे किसी भी सेंचुरी में जन्मा हो, कोई भी हो, लेकिन सब्लिमिटी सभी प्रकार के लोगों में प्रोड्यूस होनी चाहिए। इतनी ताकत सब्लिमिटी में होनी चाहिए। जब भी कोई वर्क ऑफ आर्ट अगर ग्रेट कहा गया हो तो उसमें रीडर को हिला देने की शक्ति होती है। वो रीडर पैशनेट हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, वो भी एक बार नहीं बल्कि बार बार, जितनी बार वो पढ़े इतनी बार। उसे कहते हैं लिटरेचर में सब्लिमिटी की ताकत। If a work of art is to be considered great, its effect on the reader must be to move him. It must be to move him to passionate excitement again and again and for all times. The sublime is not easy to achieve. Hard is beautiful. Thus Longinus insists upon the classical emphasis on technical skill. He explains, the judgment in literature is the long-delayed revolt of much endeavor. सब्लिमिटी इतनी इजी तरीके से पाई नहीं जाती है। कहा जाता है ना कि हार्ड इज ब्यूटीफुल, जो मुश्किल रहता है वही सुंदर होता है। इसी तरह लॉन्जाइनस हमें क्लासिकल लिटरेचर के ऊपर इम्फेस करते नजर आते हैं कि जो क्लासिकल राइटर्स स्किल्स अपनाते थे वो बहुत ही अच्छी थी। लॉन्जाइनस समझाते हैं कि किसी भी लिटरेचर का जजमेंट ज्यादा और लंबे प्रयासों का परिणाम होता है। Nature, that is natural genius, comes first, but it cannot do without art.
In all speech, nature and art must be indistinguishable. Words and sense are like body and soul. Thus, two essential of the sublime are thought and passion. For this, the writer must keep in mind Homer and such other great writers and should always ask himself how they would have expressed the idea which he is going to express. नेचर यानी कि नेचुरल जीनियस सबसे पहले होता है, पर आर्ट के बिना नहीं होता है। नेचर एंड आर्ट कभी अलग नहीं कर सकते हैं। वर्ड्स एंड सेंस आर लाइक बॉडी एंड सोल। इसलिए सबलाइम होने के लिए दो आवश्यक बातें हैं, थॉट एंड पैशन। और इसलिए हर एक राइटर को जरूरी है कि वह लिखते वक्त होमर को याद करके चलें और होमर जैसे कई और भी राइटर्स हैं उनको भी माइंड में रखें और ये देखें कि जो ये खुद एक्सप्रेस करने चले हैं वो होमर और दूसरे क्लासिक राइटर्स ने किस तरह से एक्सप्रेस किया था। According to Plato, all good poets, epics as well lyrics, compose their beautiful poems not by art but because they are inspired and possessed. This theory of possession, which takes the poet and the reader out of themselves and produces the condition of transport, had also something in it. प्लेटो के मतानुसार सभी अच्छे से अच्छे जो कवि थे उन्होंने जो अच्छा लिरिक्स लिखा था या पोएट्री लिखी थी, एपिक्स या लिरिक्स वगैरह लिखे थे जो अच्छे से अच्छे थे, वो सब आर्ट से नहीं बल्कि वह सब किसी न किसी से इंस्पायर्ड थे और उनमें वो शक्ति थी, पजेस करते थे वो गुण, इसलिए लिख पाए थे। इस तरह की पोजेशन की थियरी जो पोएट को और रीडर को उठा के ले जाती है और कुछ न कुछ ट्रांसपोर्टेशन प्रोड्यूस करने की शक्ति रखती है, उसमें भी कुछ तो है जो प्लेटो ने कहा था। This passion, this intensity of transport was surely a fundamental condition of the sublime. In brief, the sublime is not purely a matter of spirit. Thought and passion are the very lifeblood of the sublime, but at the same time, the technique of expression is also essential for the poet. Beautiful thoughts and passion, beautifully expressed, achieve the true significance of the sublime. Longinus, in short, in his treatise on sublime, identifies the qualities in the author as a writer and a man. The quality in the work, which is sublimity, and the effect on the reader, which is transport. Longinus was the first romantic critic whose classicism was colored with romantic. He understood the pleasurable effect of literature on readers and produced the first effective theory of literature. ये जो पैशन है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन की इंटेंसिटी है, वो श्योर ही सबलाइम की बेसिक शर्त रही होगी। सबलाइम सिर्फ स्पिरिट की बात नहीं है, विचार और भावना सब्लिमिटी में लाइफ ब्लड की तरह है, पर उसके बावजूद कुछ अभिव्यक्त करने की टेक्निक भी पोएट में बहुत जरूरी है। ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर विचार और सुंदर भावनाएं सुंदर तरीके से अभिव्यक्त की गई हो अगर लिटरेचर में, तो वो सही तरह से सब्लिमिटी की सिग्निफिकेंस हासिल करता है। इस तरह से लॉन्जाइनस उनके इस ट्रीटाइज में एक ऑथर में एक राइटर और एक मैन होने की जो क्वालिटीज होनी चाहिए वह आइडेंटिफाई करते हैं। वर्क में भी क्वालिटी होनी चाहिए, सब्लिमिटी होना चाहिए और रीडर पर उसका असर जिसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं वो होना चाहिए। ये हमें आइडेंटिफाई करके देते हैं लॉन्जाइनस।
इस तरह लॉन्जाइनस एक ऐसे पहले रोमांटिक क्रिटिक है जिसका क्लासिसिज्म रोमांटिसिज्म से कलरफुल हो। वे रीडर्स के ऊपर लिटरेचर का आनंदमय असर जो होता है वो समझ पाए और हमें ऐसी एक फर्स्ट थियरी, एक इफेक्टिव थियरी प्रोड्यूस करके दी जिसकी वजह से हम भी ये जान पाए।